इलेक्शन कमीशन का दो टूक वाली वो वाक्य, जिनको लेकर बंगाल में काफ़ी हंगामा हुए। लगातार ममता बनर्जी की जो पार्टी है वो भाजपा पर हमलावर रही। तो इनको आप कैसे देखते हैं? क्या वो भाजपा का दो टूक था या फिर इलेक्शन कमीशन का खुद का दो टूक था? सरकार से अलाइनमेंट जिस अफसरों का था, जिसके ऊपर भी संदेह हुआ, ऐसे सारे अफसरों को बदल दिए गए और बड़ी तादाद में इलेक्शन कमीशन ने पैरामिलिट्री फोर्स को भी वहाँ डिप्लॉय कर दिया। एक तरफ विपक्ष कह रही है कि वो महिला आरक्षण बिल के आड़ में परिसीमन कराना चाहती थी और सत्ता को पुनः 2029 में सत्ता पर बैठना चाहती थी। उनको परेशान होने की क्या जरूरत है? उन लोगों ने, मैं तो कहता हूँ कि जो एनडीए अलायंस है, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे जेएमएम हो, चाहे सपा हो, चाहे ममता बनर्जी हो, ये सारे लोग अपने घर की महिला को तो लोग उतारते हैं चुनाव के मैदान में, लेकिन दूसरों की माँ बहनों को संवैधानिक अधिकार मिले, दूसरों की महिला भी पर्याप्त मात्रा में प्रतिनिधित्व करे या निर्णय प्रक्रिया में भागीदारी बन सके, ये उन लोगों को चाहत नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी चाहते थे कि विधानसभा की लोकसभा की सीटें भी बढ़े, विधानसभा की भी सीटें बढ़ेगी और महिलाओं को 33% रिजर्वेशन भी होगा। अब झारखंड में आप आकर के लीजिए भाई, यहाँ आज 14 लोकसभा सीट है जी, तो सीटें बढ़ती तो 21 हो जाता। बंगाल चुनाव के दौरे पर थे, पार्टी की ओर से प्रचार प्रसार के लिए पहुंचे थे, कैसा फीडबैक रहा, क्या माहौल देखने को मिला? स्पष्ट दिखाई पड़ रहा था कि इस बार पश्चिम बंगाल की जनता ने मन बना चुकी है बीजेपी की सरकार बनाने को लेकर। हेमंत सोरेन सरकार नौजवानों को रोजगार देना ही नहीं चाहती, बेसिक फंडा यही है इनका, और इसीलिए ये बार बार इस प्रकार की वो हरकत कर रही है। इस बार भी आपने देखा कि एक्साइज पुलिस की बहाली में किस प्रकार से लड़कों को कहाँ तमाड़ के पास ले जा करके कोई एक निर्माणाधीन भवन में, वो भी थोड़ी मोड़ी संख्या नहीं थी, 167 या 157 ऐसे कोई समथिंग संख्या थी, उन लोगों से क्वेश्चन रटाया जा रहा था या लिखाया जा रहा था। अब जरा सोचिए, दूसरे दिन अखबार में आया है कि नहीं, जो क्वेश्चन पेपर था उससे वो कोई मेल नहीं खा रहा था। नमस्कार, लोकतंत्र 19 देख रहे हैं और आपके साथ हम हैं नकीब जिया। झारखंड की सियासत इन दिनों कुछ ज़्यादा ही गर्म है। अब आप सोचेंगे कि हो सकता है कि रांची में और पूरे झारखंड में कई जिलों में बढ़ती गर्मी है तो सियासत गर्म होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। गर्मी से तो झारखंड गर्म ही है, लेकिन सियासत झारखंड की इस वजह से गर्म है, महिला आरक्षण बिल को लेकर गर्म है, जेटेट को लेकर गर्म है और लगातार बढ़ रहे क्राइम को लेकर गर्म है। भाजपा लगातार इस पर जो है प्रदर्शन कर रही है, चाहे वो जेटेट का मामला हो, रांची में बढ़ते क्राइम हो। इस पूरे मसले पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता बाबूलाल मरांडी जी है। सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है लोकतंत्र 19 पर। चलिए, बहुत बहुत आपके दर्शकों को हमारी ओर से शुभकामनाएं। पहले तो ये जानना चाहेंगे सर, आप बंगाल चुनाव के दौरे पर थे, पार्टी की ओर से प्रचार प्रसार के लिए पहुंचे थे, कैसा फीडबैक रहा, क्या माहौल देखने को मिला? बदलाव का माहौल है या फिर पक्ष में ही माहौल है? पश्चिम बंगाल चुनाव प्रचार में एक सप्ताह करीब करीब हम थे वहाँ पर, और सिल्लीगुड़ी साइड से लेकर के बहरागोड़ा साइड तक, यानी कोकड़ा जाकर ये झाड़ग्राम तक हमने कई विधानसभा क्षेत्रों का दौरा किए, कई जगहों पर सभा भी किए, कई जगहों पर कार्यकर्ताओं के साथ बैठे, और एक बात तो स्पष्ट दिखाई पड़ रहा था कि इस बार पश्चिम बंगाल की जनता ने मन बना चुकी है बीजेपी की सरकार बनाने को लेकर के, क्योंकि जिस प्रकार से ममता बनर्जी पिछले 15 वर्षों से बंगाल में वो कुर्सी पर रही, लेकिन आज उनके पास कहने को कुछ भी नहीं है कि 15 वर्षों में उन्होंने वहाँ के लोगों के लिए क्या काम किया, ये उनके पास कुछ भी नहीं है। और आज जनता इनको अच्छी तरह से समझ रही है, इसलिए उलूल जुलूल कुछ से कुछ बोलते रहती है। कभी भीतरी बाहरी का बात करते हैं, कभी नरेंद्र मोदी जी को गाली देते हैं, कभी अमित शाह जी को गाली देते हैं, लेकिन वास्तव में बंगाल में उन्होंने क्या काम किया इन 15 वर्षों में, ये बताते नहीं हैं। 15 वर्षों में वहाँ कानून व्यवस्था बिल्कुल बद से बदतर हुआ,
महिलाओं के साथ कैसे दुर्व्यवहार हुआ, कैसे कार्य करके हत्या कर दी गई, ये सब घटनाएं आज बंगाल की जनताओं के जेहन में है। सारे आम किस प्रकार से वहाँ गुंडागर्दी होती है, ये भी लोगों के जेहन में है। विकास का काम बिल्कुल ठप सा गया। केंद्र की कोई भी योजना ममता बनर्जी वहाँ उतरने नहीं देती है, उसको काम नहीं करने देती है, जिस कारण से बंगाल की जनता केंद्र की कई एक महत्वपूर्ण योजनाओं से लोग वंचित रह जाते हैं। अब वहाँ की जनता समझ चुकी है और इसलिए अब वहाँ बदलाव के लिए लोग छटपटा रहे हैं। चारों तरफ दिख रहा है, जहाँ कहीं भी गए बदलाव के जिसको कहते हैं बयार, वो साफ दिख रहा है, सड़कों पर दिख रहा है वो। और इस बार निश्चित रूप से बदलाव होगी। बाबूलाल जी, चुनाव के बीच बंगाल में एक लाइन का चर्चा रहा, एक वाक्यों का चर्चा रहा, तो वो ये है कि इलेक्शन कमीशन का 2 टूक वाली वो वाक्य, जिनको लेकर बंगाल में काफ़ी हंगामा हुए। लगातार ममता बनर्जी की जो पार्टी है वो भाजपा पर हमलावर रही। तो इनको आप कैसे देखते हैं? क्या वो भाजपा का 2 टूक था या फिर इलेक्शन कमीशन का खुद का 2 टूक था? देखिए, चुनाव तो इलेक्शन कमीशन कराती है, क्योंकि वहाँ जिस प्रकार से प्रत्येक चुनाव में बंगाल में आप देखेंगे कि वहाँ गुंडागर्दी होती थी। इस बार इलेक्शन कमीशन वहाँ सख्त हुए हैं और उन्होंने काफ़ी ऑब्जर्वर को भी, वहाँ के काफ़ी जो सरकार से अलाइनमेंट जिस अफसरों का था, जिसके ऊपर भी संदेह हुआ, ऐसे सारे अफसरों को बदल दिए गए। और बड़ी तादाद में इलेक्शन कमीशन ने पैरामिलिट्री फोर्स को भी वहाँ डिप्लॉय कर दिया है। तो स्वाभाविक है कि जो उन्होंने वोट का लूटपाट कर रहे थे, लोगों को डरा रहे थे, धमका रहे थे, अब उनको लगता है कि इस बार बंगाल में सब चलेगा नहीं, इलेक्शन कमीशन ये सब गुंडागर्दी चलने नहीं देगी। तो इसीलिए वो कभी इलेक्शन कमीशन पर हमला करती है, कभी बीजेपी पर हमला करती है। तो बीजेपी तो हर चुनाव लड़ते हैं, और मैं तो लोगों से कहता हूं कि भाई आप देख लो, देश के अन्य राज्यों में भी चुनाव होता है, वहाँ हिंसा क्यों नहीं होता है? वहाँ तो शांतिपूर्ण होता है। वहाँ तो स्थानीय निकाय में भी चुनाव होता है, तो देखते हैं चुनाव के बाद बहुत सारे लोग घर छोड़ करके भागना पड़ता है। कहीं कहीं लोग आश्रय लेते हैं, झारखंडों में आश्रय लेते हैं, महीनों दिन तक लोग रहते हैं। तो आखिर ये तो गुंडागर्दी नहीं तो और क्या है? चाहे कम्युनिस्ट की वहाँ राज रही हो, चाहे ममता बनर्जी की, तृणमूल कांग्रेस की। तो इस बार इलेक्शन कमीशन जिस प्रकार से मजबूती से वहाँ इलेक्शन करा रही है, तो स्वाभाविक है कि ममता बनर्जी को बखलाना हर कोई समझ सकता है, और दर्द होना भी चाहिए इनको, क्योंकि इस प्रकार के उन्होंने जो वर्षों तक, 15 वर्षों तक यही काम किया है, लूटपाट। तो आज अगर वो डर रही है तो वाजिब है उनके डर। बाबूलाल जी, एक सबसे बड़ा जो देश का भी मुद्दा है, जिन पर पूरे देश में सियासत गर्म है और लगातार पक्ष और विपक्ष के बीच आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं, वो है महिला आरक्षण बिल, जो संसद में पास नहीं हो सका, विपक्ष की ओर से समर्थन नहीं मिल सका। लेकिन एक तरफ विपक्ष कह रही है कि वो महिला आरक्षण बिल के आड़ में परिसीमन कराना चाहती थी और सत्ता को पुनः 2029 में सत्ता पर बैठना चाहती थी, कुर्सी पर बैठना चाहती थी। इनको बाबूलाल जी बतौर पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा नेता कैसे देख रहे हैं? देखिए, ये तो सिंपल बात है भाई, अगर महिलाओं के लिए रिजर्वेशन होगी तो स्वाभाविक है सीटों का तो परिसीमन होगा ही। और उसमें कहा जा रहा था कि भाई सीटों की संख्या भी हमें बढ़ानी है, क्योंकि 1971 के बाद सीटें बढ़ी नहीं है, पॉपुलेशन तो बढ़ गया है, 2 गुनी से मैंने 3 गुनी करीब पॉपुलेशन हो गया है। तो स्वाभाविक रूप से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी चाहते थे कि विधानसभा की, लोकसभा की सीटें भी बढ़े, विधानसभा की भी सीटें बढ़ेगी, और महिलाओं को 33% रिजर्वेशन भी होगा। अब झारखंड में आप आकर के लीजिए भाई, यहाँ आज 14 लोकसभा सीट है, तो सीटें बढ़ती तो 21 हो जाता। तो स्वाभाविक रूप से 50% सीटें बढ़ती तो 21 हो जाता, तो और लोगों को भी अवसर मिलता। तो ये तो अच्छी बात है ना। और 81 विधानसभा सीटें हैं, वो भी 50% बढ़ता तो कुल मिलाकर के आप 120-21 सीटें हो जाती।
तो यहाँ भी अच्छे नौजवानों को मिलता। 33% महिलाओं के लिए रिजर्व होती सीटें, तो पुनर्गठन तो सीमांकन होता ही, आगे भी चल करके होगा। तो इसलिए उनको परेशान होने की क्या ज़रूरत है। उन लोगों ने, मैं तो कहता हूँ कि जो एनडीए अलायंस है, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे जेएमएम हो, चाहे सपा हो, चाहे ममता बनर्जी हो, ये सारे लोग अपने घर की महिला को तो लोग उतारते हैं चुनाव के मैदान में, लेकिन दूसरों की माँ बहनों को संवैधानिक अधिकार मिले, दूसरों की महिला भी पर्याप्त मात्रा में प्रतिनिधित्व करे या निर्णय प्रक्रिया में भागीदारी बन सके, ये उन लोगों को चाहत नहीं है और इस कारण से वो लोग विरोध कर रहे हैं। लेकिन आज जिस प्रकार से लोगों ने पार्लियामेंट में विरोध किया, अब पूरे देश में जो महिलाएं हैं आक्रोशित है उन लोगों के प्रति, देश में जो नौजवान हैं वो भी आक्रोशित है, क्योंकि भाई सीटें बढ़ती तो उसका लाभ तो नए लोगों को मिलता, कई लोगों को प्रतिनिधित्व करने का अवसर मिलता। अब झारखंड विधानसभा ने कई बार प्रस्ताव यहाँ से पारित करके भेजा कि यहाँ की सीटें बढ़नी चाहिए। भाई अगर ये बढ़ता तो स्वाभाविक रूप से कितने सारे लोगों को मिलता, उसके अवसर भी मिलता। तो उन सारे अवसरों से लोगों को जो वंचित किया गया है, आज वो माँ बहनें सड़कों पर आंदोलन कर रही है, आक्रोशित है और आगे भी आंदोलन करेंगे। पार्टी तो कर ही रही है, लेकिन पार्टी के साथ साथ बाकी जो महिलाएं हैं भिन्न भिन्न संगठन के, वो सारे लोग भी आप आंदोलन कर रहे हैं, बोल रहे हैं सड़क पर। तो इसकी कीमत तो मैं समझता हूं कि एनडीए अलायंस को चुकाना पड़ेगा। अब आ जाते हैं हम झारखंड के जेटेट वाले मुद्दे पर। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा एक बार फिर जेटेट की नियमावली को रद्द कर दिया गया और छात्र लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। तो आप जेटेट को किस तरीके से देख रहे हैं? तो झारखंड गठन के बाद जो है 2 बार जेटेट का एग्ज़ाम संभव हो पाया, एक बार 13 में और एक बार 2016 में। 10 वर्ष बाद बाबूलाल जी 2026 में जेटेट की एग्ज़ाम होनी थी, लेकिन किसी कारणवश या यह कहे तो जेटेट की जो नियमावली है उनको स्थगित कर दिया गया और लगातार भाषा विवाद चल रही है। इनको कैसे देख रहे हैं? देखिए, मैं कहूँगा कि हेमंत सोरेन सरकार नौजवानों को रोज़गार देना ही नहीं चाहती है, बेसिक फंडा यही है इनका, और इसीलिए ये बार बार इस प्रकार के वो हरकत कर रहे हैं। आप सबको याद होगा कि पिछले कई एक दिनों के बाद ये एग्ज़ाम होने की उन्होंने बात की। हमने विधानसभा में विषय को उठाया था, तब उन्होंने कहा था कि नहीं 30 तारीख तक तो एग्ज़ाम लेने वाले हैं, लेकिन क्या हुआ अभी तक? तो ये किसी को रोज़गार देना नहीं चाहती है, और जहाँ देती भी है तो पहले सौदा तय कर लेते हैं। इसलिए आप देखेंगे जितना भी जो एग्ज़ाम हुआ पहले भी उसमें, ये ठीक है कोर्ट में वो जीत गए, मैं उसकी कोई टिप्पणी नहीं करूँगा। कई लोग अपराध भी करते हैं, लेकिन प्रूफ ठीक से अगर कोई लोग नहीं जुटा पाते हैं तो अपराधी भी बच जाते हैं। पिछले बार जो जेपीएससी में जो गड़बड़ी हुआ था, जेसीसी में जो गड़बड़ी हुआ था, इस बार भी आपने देखा कि एक्साइज पुलिस की बहाली में किस प्रकार से लड़कों को कहाँ तमाड़ के पास ले जा कर के कोई एक निर्माणाधीन भवन में, वो भी थोड़ी मोड़ी संख्या नहीं थी, 167 या 157 ऐसे कोई समथिंग संख्या थी, उन लोगों से क्वेश्चन रटाया जा रहा था या लिखाया जा रहा था। अब जरा सोचिए, दूसरे दिन अखबार में आया है कि नहीं जो क्वेश्चन पेपर था उससे वो कोई मेल नहीं खा रहा था। मैं ये कह रहा हूँ कि भाई कौन बोल रहा है? यहाँ तो सारे लोग तो यही धंधे कर रहे हैं, सरकारी उसमें संलिप्त है। कोई दूसरे एजेंसी से क्यों नहीं जांच कराते, सीबीआई से? लेकिन वो जांच नहीं कराएंगे। तो ये हर कुछ हर समय नियम ऐसे नियम बनाते हैं जो वो नियम ताकि फिर से बदलना पड़े। लड़के प्रोटेस्ट करेंगे, लोग आंदोलन करेंगे, आवाज़ उठाएंगे तो फिर बदलेंगे। ऐसा करते करते समय वो पिछले 5 साल को उन्होंने ऐसे ही पार किया। अब ये 5 साल में भी 1 साल तो पार हो गया, आप दूसरा साल में कदम रखे हैं तो ये भी पार हो जाएगा, क्योंकि वो अपने आप को खुद की कमानी में खुद लगे हुए हैं। उनको कोई चिंता नहीं है झारखंड के नौजवानों को कोई रोज़गार मिले। आज मैं कह रहा हूँ कि कई लोग हमें व्हाट्सएप से मैसेज करते हैं, जो इंजीनियरिंग में पढ़ रहे हैं, जो पैरामेडिकल या बाकी जगहों पर लोग पढ़ रहे हैं, उन लोगों को स्टाइपेंड तक नहीं मिल रहा है, छात्रवृत्ति नहीं मिल रहा है। उनकी अब कॉलेज छोड़ करके बच्चे जा रहे हैं। हमसे लोग कह रहे हैं कि सर आप आवाज़ क्यों नहीं उठाते? अब हमें भी कभी कभी लगता है कितना आवाज़ क्या उठावे, कैसे उठावे। तो ये हालत है।
कल परसों मनरेगा कर्मी के कर्मचारियों ने हमें टेलीफोन किया, उन लोगों को 8-9 महीने से मानदेय नहीं मिला है। उनकी जीवन भी एक प्रकार से संकट में है, नौकरी भी संकट में है, मानदेय भी नहीं मिल रहा है। तो ऐसे अनेकों समस्याएं हैं राज्य के अंदर में, उनको इसकी कोई चिंता नहीं है। ये मस्त होकर के पहले लंदन की सैर कर रहे थे, असम के चुनाव में देखे कि वहाँ पूरे कुनबा के साथ अपने डेरा डाले हुए थे। असम में चुनाव लड़ रहे थे लेकिन बंगाल में चुनाव नहीं लड़े। यहाँ भी सुने प्रचार के लिए कहीं यहाँ वहाँ घूम रहे। कहने का मतलब अरे झारखंड में घूमे, झारखंड के लोगों की तकलीफ को देखे, यहाँ के दर्द को समझे, उसके लिए इनके पास कोई समय नहीं है, उस पर कुछ कर नहीं रहे। आप उनको चिट्ठी भी लिखिए तो उसका कोई एक्नॉलेजमेंट तक नहीं भेजते हैं, काम तो दूर की बात है। तो इससे कोई उम्मीद नौजवान कर रहे हैं तो मैं समझता हूँ बेकारे कर रहे हैं। ट्रेजरी मामला, ट्रेजरी जो है झारखंड में इन दिनों काफ़ी सुर्खियों में रहा, और सिर्फ हजारीबाग में ही नहीं बल्कि कई जिलों में ट्रेजरी घोटाला सामने आया, यहाँ तक कि रांची में भी सामने आया, कई विभाग में, पशुपालन विभाग में भी। तो ये एक बड़े पैमाने पर घोटाला हुआ है। बाबूलाल जी, बतौर भाजपा नेता कैसे देख रहे हैं, क्योंकि एक बार आप भी झारखंड के प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। नहीं, मैंने तो इस पर पहले भी कहा है कि भाई जिस प्रकार से घोटालों की जो परत दर परत खुल रहे हैं, जगह जगह पर सामने आ रहे हैं कि बहुत बड़ा घोटाला है, संभवतः 300 करोड़ से भी अधिक चला गया है, जो जानकारी मिली है। मुझे लगता है कितना चला जाएगा पता नहीं। और आप सबको याद ही है कि लालू यादव का फॉर्डर स्कीम, इसी प्रकार का घोटाला हुआ था ट्रेजरी से, और उन्होंने उन सारे लोगों को बचाने की कोशिश की और बाद में देखे आज तक वो झूल रहे हैं। तो मैं हेमंत सोरेन जी से हम कहूँगा कि बिना विलम्ब किए आप इस जांच को सीबीआई से कराइए। आप किस अफसर से जांच करा रहे हैं? ये लोग तो सब यहाँ गड़बड़, अगर यही लोग संभालते, सब कुछ देख लेते अच्छे से, तब तो ये गड़बड़ी नहीं होती। आखिर अफसर तो देखते हैं ना, आखिर इतनी समय से निकलते जा रहा है और कुछ किए नहीं, और आप वो छोटे छोटे मछली को पकड़ रहे हैं। भाई वो छोटे छोटे मछली को इतना हिम्मत कैसे होगी, साहस कैसे होगी कि ट्रेजरी से पैसा निकालेंगे? निश्चित रूप से उसमें बड़े अफसर शामिल है, और इसीलिए जब तक कोई निष्पक्ष जांच एजेंसी से जांच नहीं कराई जाती है तब तक ये लोग कोई पकड़े में नहीं आएंगे। ये लोग तो जब रफा दफा करेंगे, क्योंकि ये उनको बचाएंगे, ये उनको बचाएंगे। तो उसमें जितनी लोग जांच में है तो उन लोगों की कबिलियत देख लीजिए, उन लोगों का ट्रैक रिकॉर्ड देख लीजिए, वो लोग किस प्रकार के अफसर है, जनमानस में उन लोगों के, उन अफसरों के प्रति क्या भावना है। तो उससे ये पता चलेगी कि भाई ये सरकार उसको भी नीप तोप करना चाहती है। लेकिन मैं मुख्यमंत्री जी से कहूँगा कि अब पूरे मामले की जांच सीबीआई से आपको करानी चाहिए। मामला एक मेरा सवाल, कल खड़गे साहब ने प्रधानमंत्री को आतंकवादी से शब्द से संबोधित किया, हालांकि बाद में उसको बदलने की कोशिश की, इस पर क्या? देखिए, अब तो मैं कह सकता हूँ कि कांग्रेस पार्टी के नेता, चाहे राहुल गांधी हो, और जब राहुल गांधी इस प्रकार से बोलते हैं तो खड़गे तो स्वाभाविक है बोलेंगे ही बोलेंगे। जब सोनिया गांधी क्या क्या खून का सौदागर वगैरह क्या क्या उनको कहा, मौत का सौदागर वगैरह कहे थे, तो स्वाभाविक है कि उनके पार्टी की जो शीर्ष नेता है, सेकेंड लाइन के जो लीडर्स होंगे, तो एक प्रकार से कंपटीशन होता है ताकि हमारे नेता खुश रहे, तो फिर इस प्रकार की बातें होती हैं। मैं तो कहूँगा कि इस प्रकार की जो भी नेता भाषा का प्रयोग करते हैं उनके ऊपर तो एफआईआर होनी चाहिए और सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए। क्योंकि राजनीति में कोई अगर गुंडागर्दी की भाषा बात करते हैं, अनर्गनल बात करते हैं, आपने देखा कि पवन खेड़ा क्या हुआ, असम में जाकर के क्या कहा, आज वो भागे फिर रहे हैं। भाई आप नैरेटिव को झूठ की आप फैलाने की कोशिश करेंगे तो बहुत दिनों तक टिकता नहीं है, जनता उस बात को समझती है। तो आज कांग्रेस पार्टी की यह हाल हो गई है, उनके पास कोई मुद्दा ही नहीं बचा हुआ है, उनके पास कुछ नहीं, इसलिए वो गड़बड़ करने की कोशिश करते हैं ताकि उनको लगता है कि शायद ऐसा बोलेंगे तो पब्लिक हमको साथ देगी। लेकिन ये सारे लोग अपने ही पैर पर, जिसको कहते हैं, कुल्हाड़ी लोग मार रहे हैं।